Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about the Ram Temple and its architectural style. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Art and Culture point of view. देखिए, राम टेम्पल अयोध्या में बनाया जा रहा है और इसको 22 जनवरी को यानी कि आने वाले मंडे को इनॉग्रेट किया जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे। आधे दिन की छुट्टी भी दी है असम सरकार ने इस ओकेजन के ऊपर। इसको कंस्ट्रक्ट किया है चंद्रकांत सोमपुरा जी ने एंड हिज सन आशीष जी ने। और ये जो राम टेम्पल बनाया गया है अयोध्या में, इट इज बेसिकली डिजाइंड अराउंड नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो Nagara style of the temple architecture, which is associated with the traditional temple building style of India, it is one of the two great classical languages of Indian temple architecture. ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्लासिकल लैंग्वेजेस, इसको देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, हो सकता है इससे मेंस में सब प्रश्न बना करके दे दे। एडम हार्डी wrote in his highly influential द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, एक बुक लिखी उन्होंने 2007 में। एंड इंस्टीड ऑफ स्टाइल ही रेफर्ड दीज टू एज द टू ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। उनका कहना है कि दीज आर नॉट मियर स्टाइल्स, ये नगरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल बनाने के जो आर्किटेक्चरल तरीके फॉलो किए जाते रहे हैं एंशिएंट इंडिया से, दे आर नॉट जस्ट मियर स्टाइल बट दे आर language in itself. They speak a lot about the culture, about the thought process, about the spiritual thinking or intellectual thinking of the people of that time. So that is why Adam Hardy said that these should not be merely known as Nagara style of temple architecture, Dravida style of temple architecture. Rather, they should be called as the two great classical languages of Indian temple architecture. तो अभी तक जो हमने देखा, जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, वो नगरा स्टाइल में उसको बनाया गया है। उसके अलावा जो दूसरा प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होता रहा है भारत के अंदर सिंस एंशिएंट टाइम, वो है द्रविड़ा स्टाइल। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। सी, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड समवेयर इन 5th सेंचुरी। तो आप कह सकते हैं कि लेट गुप्ता पीरियड में नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ। ये सब आप पढ़ते हैं, मुझे पता है आप आर्ट एंड कल्चर में तो ये सब पढ़ते ही हैं, आपको बेसिक क्लासेस में राज सर ने, चिन्मय सर ने जरूर पढ़ाया होगा। मैं बस आज चूंकि इंडियन एक्सप्रेस में आया है तो मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी करंट अफेयर्स का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है कि जो मौजूदा टेम्पल बना है वो नगरा स्टाइल में बना है। बाकी मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ नगरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल। देखिए, तो नगरा स्टाइल के अलावा जो नॉर्दर्न इंडिया में बनाया जाता रहा है, साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड। अगर नगरा स्टाइल की बात की जाए तो उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें एक रेज्ड प्लिंथ रहता है। थोड़ा पहले हाइट बनाया जाता है, सीढ़ी लगाई जाती है, रेज्ड प्लिंथ, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ नगरा स्टाइल। फिर नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक गर्भगृह होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम, जहां पे आइडल रखे जाते हैं, गर्भगृह इसको कहा जाता है, वेयर द डीटी रेस्ट्स। दिस इज द मोस्ट सैक्रेड पार्ट ऑफ द टेम्पल। और इस गर्भगृह के ऊपर फिर ऐसा शिखर बनाया जाता है, शिखर। सो शिखर इज द ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर इन हिंदू ट्रेडिशन। मतलब पूरे दुनिया को, यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करने का तरीका है, एक मैनिफेस्टेशन है कि द गॉड इज इंटायर यूनिवर्स, इंटायर कॉस्मोलॉजी। तो द शिखरा रिफ्लेक्ट्स द इंटायर कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर, द इंटायर नेचर। तो द गॉड इटसेल्फ कंट्रोल्स और द गॉड इटसेल्फ इज द इंटायर नेचर और कॉस्मोलॉजी, ये बताने की कोशिश की जाती है थ्रू हैविंग द डीटी इन द गर्भगृह और उसके ऊपर शिखर बना करके।
तो मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न आ गया कि दीज आर नॉट जस्ट स्टाइल बट लैंग्वेज इन देमसेल्व्स, तो वहां पे आप ये बात लिख सकते हैं कि कैसे इस आर्किटेक्चर की मदद से एक आइडिया कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे माना जा रहा है कि द गॉड इटसेल्फ इज इंटायर कॉस्मोलॉजी। इसीलिए सैंक्टम सैंक्टोरम के ऊपर बनाया गया है ये पूरा का पूरा शिखर। हर इंडियन जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वहां पे आप देखेंगे कि गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है ये शिखर। और गर्भगृह के अराउंड एक सर्कुमबुलेटरी पैसेज जरूर रहता है। ऐसा आप परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे एक पैसेज जैसा रहता है जिसमें आप भगवान के अराउंड घूम सकते हैं। भगवान के अराउंड घूम लिया मतलब आपने पूरी दुनिया घूम ली। ये टेम्पल के आइडल के अराउंड घूम लिया तो आपने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, ऐसा माना जाता है। तो ये तो हो गया मेन शिखर। अच्छा, उसके अलावा शिखर के नीचे ये मेन हॉल रहता है। मेन हॉल में जहाँ पे गर्भगृह रहता है। उसके अलावा देयर आर अदर हॉल्स ऑल्सो, हो सकते हैं अलग अलग हॉल्स भी हो सकते हैं। और बाकी हॉल्स के ऊपर भी छोटे छोटे शिखर बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है मंडप। ये मेन शिखर तो हो गया है, बाकी हॉल्स के ऊपर भी ऐसे मंडप्स बनाए जा सकते हैं। मतलब हॉल्स इट्स देमसेल्व्स आर नोन एज मंडप्स। बेसिकली हॉल्स देमसेल्व्स आर नोन एज मंडप, उनके ऊपर छोटे छोटे शिखर रहते हैं। और जो बाकी छोटे छोटे शिखर हैं मंडप के ऊपर, उनका एक्सिस, ये जो मेन शिखर है उसके एक्सिस के पैरेलल ही होता है। और बाकी दीवारों के ऊपर इलाबोरेटेड मुरल पिक्चर्स तो होते ही हैं इन द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लिंथ होगा, उसके अलावा गर्भगृह होगा, आइडल होगा, एक परिदक्षिणा के लिए सर्कुमुलेटरी यहाँ पे पाथ होगा, उसके ऊपर शिखर होगा। उसके अलावा फिर मंडप्स होंगे, मंडप्स के ऊपर छोटे छोटे शिखर होंगे जिनका एक्सिस वही रहेगा। और शिखर के ऊपर फिर अमलक होता है, ये छोटा सा पार्ट। स्टार्टिंग के जो नगरा स्टाइल के टेम्पल्स बनाए गए, 20 स्टार्टिंग के जो नगरा स्टाइल टेम्पल बनाए गए उनको अलग अलग नाम दिया गया। मेरू, मंदरा, कैलास आर द फर्स्ट 3 नेम्स among the 20 types of temples described in the early texts। अभी नगरा स्टाइल में जो अलग अलग टेम्पल्स बने हैं उनमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं। मेन डिफरेंस रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द शिखर। टाइम के साथ और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के शिखर बनाए गए हैं। जैसे अर्लीस्ट अगर आप शिखर स्टाइल देखें तो वो कुछ ऐसा होता था, इसको कहा जाता है वल्लभी स्टाइल। फिर थोड़ा सा उसमें कार्विंग करनी शुरू की गई तो बन गया फमसाना टाइप शिखर। और ज़्यादा कार्विंग कर दी गई और ज़्यादा कर्व बना दिया गया तो बन गया लेटिना, रेखा प्रसाद। फिर आया शेखरी, मतलब एक बड़ा सा शिखर, फिर बाकी सारे मंडप्स के ऊपर शिखर, भूमजिया टेम्पल अर्थ। तो ये सब अलग अलग तरह के शिखर जो हैं वो टाइम के साथ बदलते गए और अलग अलग रीजन्स में भी अलग अलग तरह के शिखर बनाए गए। तो नगरा स्टाइल के अंदर भी कई सारे सब स्टाइल्स रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नगरा स्टाइल वाज प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया, उसी वक्त साउथ इंडिया में जो आर्किटेक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रेवलेंट रहा है वो है द्रविड़ा स्टाइल। और इन दोनों का आप कह सकते हैं एक मिक्सचर रहा है, वेसेरा स्टाइल विच हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन सेंट्रल इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन वेस्टर्न इंडिया। तो नगरा स्टाइल के बारे में तो हमने देखा, अब थोड़ा द्रविड़न स्टाइल के बारे में जरा देखते हैं। देखिए नगरा स्टाइल में हमने ये सारी चीजें देखी। द्रविड़ स्टाइल के अंदर जो एक बात होती है जो नगरा स्टाइल में इन जनरल नहीं देखा जाता है वो होता है बाउंड्री। तो नगरा स्टाइल में बाउंड्रीज नहीं होते, मंदिर के अराउंड ऐसे बाउंड्री नहीं होते हैं। बट इन द्रविड़न स्टाइल टेम्पल यू विल सी कि दे आर इनक्लोज्ड विद अ कंपाउंड वॉल। ऐसा कंपाउंड वॉल होगा और एक मेन एंट्रेंस गेट होगा जिसको कहा जाता है गोपुरम। उसके अलावा जो द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल होता है उसमें भी गर्भगृह होगा, उसके ऊपर शिखर होगा। बट यहाँ पे शिखर अलग होता है। देखिए द्रविड़ा स्टाइल में ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है विमाना, और वो थोड़ा ऐसा ज्योमेट्रिकल टाइप होता है, स्टेप्ड पिरामिड टाइप होता है रादर देन कर्व। नगरा स्टाइल में
शिखर कर्व में होता है, जबकि द्रविड़ा स्टाइल में ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है विमाना, और वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरिंग में होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्टेप्ड पिरामिड, समथिंग लाइक दैट। और द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल में ये तो हो गया विमान। द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल में ऊपर में छोटा सा शिखर होता है, शिखर बहुत बड़ा नहीं होता है, जबकि नगरा स्टाइल में शिखर ही काफी बड़ा होता है, ऐसा कर्व शेप में। ये एक मेन अंतर है। तो नगरा स्टाइल में ऊपर में जो छोटा सा पार्ट है उसको कहा जाता है अम्लक, लेकिन द्रविड़ा स्टाइल में ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है विमाना। यहाँ पे ये है नगरा में शिखर, और जैसे नगरा में ये पार्ट को कहा जाता है अम्लक, यहाँ पे द्रविड़ा स्टाइल में इस पार्ट को कहा जाता है शिखर। आई जस्ट होप कि देयर इज नो कंफ्यूजन। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज कर लिया हमने। नगरा स्टाइल नॉर्थ में, द्रविड़ा स्टाइल साउथ में, और दोनों का मिक्सचर वेसेरा। नगरा और द्रविड़ा में दो मेन अंतर हैं, एक तो कंपाउंड हो गया जो द्रविड़ा में होता है, गोपुरम गेट होता है द्रविड़ा में, नंदी बैल भी रहता है, उसका भी मूर्ति रहता है द्रविड़ा में। उसके अलावा नगरा में शिखर होता है तो द्रविड़ा में विमाना होता है। द्रविड़ा में भी शिखर होता है लेकिन छोटा सा होता है, और नगरा में यहाँ पे अम्लक होता है। असम के अंदर अगर बात की जाए तो असम के अंदर भी आप नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिला है। 6th सेंचुरी में एक इसका एग्जाम्पल मिलेगा, पर्वतिया टेम्पल नियर तेजपुर। उसके अलावा जो टिल 10th सेंचुरी कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें थोड़े बहुत इनोवेशंस के साथ देखने को मिलेंगे असम में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, विथ कमिंग अप ऑफ द थाइज फ्रॉम अपर बर्मा, एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल निकल करके आया, थाइज आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड द नगरा या पोस्ट गुप्ता स्टाइल। तो एक तरफ थाइज स्टाइल एंड पोस्ट गुप्ता स्टाइल together, they when they were merged with the prevalent Pala style. Pala style is a sub style that was prevalent in Bengal. ये सब चीजें आपको बेसिक क्लास में पढ़ाई जाती है और मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन 12th-13th सेंचुरी में पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज वेरी प्रोमिनेंट इन बंगाल। फिर गुप्ता स्टाइल तो थोड़ा बहुत था ही, जिसको आप कह सकते हैं नगरा स्टाइल, और ताई स्टाइल कमिंग फ्रॉम अपर बर्मा। ये सब कुछ मिल करके एक बड़ा ही यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल निकल करके आया, जिसको हम लोग कहते हैं अहोम स्टाइल, विच इज स्टिल डे वेरी मच प्रेवलेंट, प्रैक्टिस्ड, पॉपुलर इन एरियाज अराउंड गुवाहाटी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। जो स्टूडेंट्स इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं एज के कारण या जो भी फैक्टर है, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर लिखिए। अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनना है और आंसर लिखना है, ठीक है। और जितना भी मैंने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह के सवालों में ऐसे डायग्राम बनाना मस्ट हो जाता है, शिखर, गोपुरम, ये सब कुछ मस्ट हो जाता है जब आपसे आर्किटेक्चरल स्टाइल पे पूछा गया है। तो इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर के सवालों में आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, which could be a learning for India. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, साल 2023 लगातार दूसरा ऐसा साल रहा है चाइना के लिए जहां पे उसकी जनसंख्या, उसकी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घटी है। इन 2022 also China's population declined. In 2023 also it declined. वहाँ पे लगभग 11 मिलियन डेथ्स हुई हैं, जबकि ओनली 9 मिलियन न्यू बर्थ्स हुए हैं। और इसी दौरान 2023 मिड ऑफ 2023 में इंडिया सरपास्ड चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो चाइना का यह जो ट्रेंड है पॉपुलेशन को लेकर के, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमें लगेगा कि अच्छी बात है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। बट पॉपुलेशन को जिस रेट से कंट्रोल किया जाता है, दैट रेट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। देखते हैं कैसे। चाइना इज फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन। वो भारत को समझना होगा
और भारत जो भी अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है, जिसमें धीरे धीरे हमारा भी पॉपुलेशन जाकर के स्टैग्नेट होगा बाय 2040-45 और फिर गिरेगा, उस वक्त इंडिया को चाइना की इस करंट प्रॉब्लम से सीखना है और उस वक्त इंडिया को इन तमाम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। तो लेट अस सी what challenges China is facing currently because of decline in its population, which could be learning for India in future by 2040 or 45. पहला है about total fertility rate. The total fertility rate in China has come down to 1.2 or 1.3. Total fertility rate simply means number of births a woman gets into during her reproductive cycle or या reproductive age. तो 1.3 टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि ऑन एन एवरेज वन वुमन बियर्स 1.3 चिल्ड्रन। अभी एक औरत 1.3 बच्चे कैसे जन्म दे सकती है? तो मतलब 10 पे आप 13 बच्चे मान लीजिए, 10 वुमेन पे 13 बच्चे मान लीजिए, ऐसे है। ठीक है। अभी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इज 2.1, यानी कि ऑन एन एवरेज इफ अ वुमन बियर्स 2.1 चिल्ड्रन इन हर रिप्रोडक्टिव cycle age, then the population will remain stagnant. The earlier generation will replace the new one. I mean, the new generation will replace the earlier one, and the population will remain stagnant. It will not decline at a faster pace. अब आप बोलेंगे सर कहाँ समस्या है टोटल फर्टिलिटी रेट से? ठीक है, 2.1 नहीं है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो स्टैगनेंट नहीं है, 1.3 हो गया, इसलिए पॉपुलेशन गिर रहा है। लेकिन देखिए 1.3 जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है आज कंपेयर टू द रिप्लेसमेंट रेट विच इज 2.1। इस कारण से पॉपुलेशन काफी जल्दी जल्दी गिर रहा है। इसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चाइना हैड अ फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अबाउट 7 to 8। सी दिस, ये भी क्यों हुआ था वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका रिलेशन है सीधा सीधा ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन चाइना, हम देखेंगे आगे। एक टाइम में था टोटल फर्टिलिटी रेट 7 to 8 के आसपास, और आज एकाएक से जो स्टीप डिक्लाइन हुआ इट केम डाउन टू 1.3। इतना तेजी से जो पॉपुलेशन गिर रहा है, इस कारण से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा तो आप गेस कर ही सकते हैं कि यंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, ओल्ड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। अभी ओल्ड एज का टेक केयर भी करना होगा, तो उसके लिए जेरियाट्रिक केयर, पैलिएटिव मेडिसिन, ये सब के अरेंजमेंट करने होंगे। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स, ये सब ज़्यादा चलाना होंगे। जबकि वर्किंग एज पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन घट रही है, तो दैट विल डायरेक्टली हैव इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमिक प्रोडक्शन। वो सब देखने को मिल रहा है। एक बार जरा ये देख लेते हैं कि चाइना के अंदर ये 1960s में, अर्ली 60s में ये पॉपुलेशन ब्लास्ट क्यों हुआ, वाई सच ए इंक्रीज। तो दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ग्रेट लीप फॉरवर्ड। Great Leap Forward, 1958 to 1962. This was the time when Communist Party of China was under leadership of Mao Zedong, and Mao Zedong wanted to have a very fast or steep economic development. For that, he adopted a very rigorous economic policies under 5-year plan, जिसमें people were forced to work for a longer period of hour, exploited to work for a longer period of hour, or without being proportionately paid. So that had huge impact on health, nutrition of people. In fact, millions died in this Great Leap Forward. Or Great Leap Forward was a push to bring economic growth at a faster pace in short period of time, and that led to collapse of the economy. कभी कभार आप बहुत ज़्यादा जब ताकत लगा देते हैं तो आउटकम जो होता है वो उल्टा आने लगता है, चीज़ें पॉजिटिव में जाने के बजाय नेगेटिव जाने लगती हैं। वही होने लगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। और ये जब किसी भी इकोनॉमी में आप कोलैप्स देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जब जाएगा तो वहाँ का पॉवर्टी बढ़ता है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और जब जब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जिन जगहों पे, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के पास जब ज़्यादा काम धंधा नहीं रहता है तो दे इंगेज मोर एंड मोर इनटू रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एंड दैट लेड टू इंक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट समवेयर क्लोज टू 7 and 8। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ चाइना के अंदर। ग्रेट लीप फॉरवर्ड लिया गया 1958 to 62 में,
a method to bring fast economic growth. It failed, it collapsed. Decline in economy मतलब increase in unemployment and poverty, and these two things when increase they लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो। और पॉपुलेशन जब ब्लास्ट हुआ तो चाइना ने कई सारे फिर पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज अपनाए। उसमें से सबसे स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी चाइना ने जो अपनाई 1980 में, वो है वन चाइल्ड पॉलिसी, कि कपल आर अलाउड टू हैव वन चाइल्ड ओनली। अब एक से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा, तो एक से ज़्यादा जब बच्चे हो जाएंगे तो कपल के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती थी। जो दूसरा बच्चा होता था उसके स्कूल एजुकेशन वगैरह जो है, जो स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है नॉर्मली, वो नहीं प्रोवाइड कराता था। तो ये तमाम पॉलिसीज लाई गई अंडर वन चाइल्ड पॉलिसी, और इसी का नतीजा हुआ कि 1980 से यू सी की देयर वाज ए स्टीप डिक्लाइन इन टोटल फर्टिलिटी रेट। और ये जो फास्ट तरीके से पॉपुलेशन को गिराया है चाइना ने बाय हैविंग स्टेट इंटरवेंशन, पहले तो उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड में पॉपुलेशन ब्लास्ट करवा दिया, और उसके बाद वन चाइल्ड पॉलिसी से एकाएक से जो पॉपुलेशन गिरी है, अब देखिए TFR हैज गॉन डाउन इन अ स्टीप मैनर। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज के डेट में उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन हो गई है कम और डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई है ज्यादा। इसी को कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1। इसी 4 ओल्ड एज लोग हो गए, 2 पेरेंट्स। वन चाइल्ड पॉलिसी का क्या नतीजा होगा, नाना नानी दादा दादी उनके बच्चे। तो अभी माँ बाप काम कर रहे हैं, उनका एक बच्चा है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। तो नाउ देयर आर 5 डिपेंडेंट पीपल। डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं जो 16 साल से कम हो या 59 ईयर से ज्यादा हो। तो देयर आर 5 डिपेंडेंट पीपल बट ओनली 2 वर्किंग पीपल। दैट इज नोन एज 4:2:1 प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय चाइना। इसके लिए दूसरा जो ज्यादा बेहतर या टेक्निकल टर्म है वो है डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफी। यू सी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, यंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, ओल्ड एज कम होना चाहिए, डिपेंडेंट कम होना चाहिए। लेकिन जब आप वन चाइल्ड पॉलिसी को काफी लंबे समय तक रिगरस तरीके से अपनाते हैं तो फिर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ जाता है, यंग एज और वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर लेकिन चाइना ने तो वन चाइल्ड पॉलिसी लगभग 20 साल पहले हटा भी दी थी। लेकिन देखिए, एक बार जब कल्चर बदल जाता है, लोगों का सोचने का तौर तरीका बदल जाता है, देन अगेन आप वन चाइल्ड पॉलिसी अगर हटा दो तब भी ऐसा नहीं है कि लोग एकाएक से फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने लगेंगे। सो देयर वाज अ कल्चर स्टार्टेड इन 1980s itself to have one child because of the state forceful intervention, and now suddenly they removed it. So culture has changed already. In the meanwhile 1980 से लेकर के 2000 तक में women have become more capable, economically educated. So now women are free to make their own choice with respect to their reproductive health. तो नेचुरली जब विमेन का डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट घटेगी। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। वो सोच समझ करके कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स भी लेगी, और जब चाहिए होगा तभी शी विल गो फॉर प्रेगनेंसी। तो विमेन हैव बिकम मोर एजुकेटेड, एम्प्लॉयड इन दैट पीरियड। कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, इसलिए लोग जो अब ज़्यादा बच्चे नहीं करना चाह रहे। तो वन चाइल्ड पॉलिसी लिफ्ट करने के बावजूद भी द कल्चर ऑफ हैविंग जस्ट वन चाइल्ड कंटिन्यूज इन चाइना। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है दैट जहां पे हमें नज पॉलिसी अपनाना चाहिए वहां पे हम मैंडेट पॉलिसी नहीं अपनाए तो ही बेहतर है। लुक, अगर आप इकोनॉमी से जो बेसिक इकोनॉमी आप पढ़ते हैं उसमें अगर आप इससे रिलेट कर पाए, एक होती है लिबरल स्टेट्स, मार्केट ओरिएंटेड लिबरल स्टेट जहां पे जिसको जो करना है करो। एक होता है सोशलिस्ट स्टेट जहां पे स्टेट मैंडेट्स पीपल व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बोथ दीज एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड। So there should be a middle path जिसको कहा जाता है nudge policy, where the government should nudge the people in desirable direction but not put a stringent mandate. चाइना ने mandate approach अपनाया, stringent, and that in form of one child policy leading to steep decline in total fertility rate. In the meanwhile, the culture also changed, economic opportunities also for women, cost of living also went up, and now China is facing the problem of 4:2:1. This is what India has to learn. Of course, population has to be controlled, but it must be controlled in an intelligent manner. Any steep decline in population will have
सीवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो आने वाले टाइम में चाइना के लिए दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफी के कारण डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। अभी भी आप देखिए वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ओनली 61%, यानी कि 15 to 59 ईयर्स के जो लोग हैं दे आर ओनली 61% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, विच इज़ वेरी लो इफ यू कंपेयर इट विथ इंडिया। सो आने वाले टाइम में चाइना विल नीड टू इन्वेस्ट मोर इन एल्डरली केयर एंड दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनी बेनिफिट टू यू। यू सी, if you pay salary, then people work in return, but when you pay pension, people you get nothing in return. तो elderly care करना चाहिए for ethical fact reasons, of course, that is important, but economy wise it becomes restrictive as far as economic growth is concerned. So this is what India must learn from China's population management strategy. The next topic is about antibiotic resistance. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस होता क्या है समझते हैं। उसके लिए पहले समझना होगा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। देखिए, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु कैन कॉज डिजीज इन आवर बॉडी लाइक बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट, टुगेदर दे आर नोन एज माइक्रोब्स। अभी माइक्रोब्स को मारने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स यूज्ड। इनको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। दूसरे भाषा में कहें तो एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो आप सुनते हैं, बायो मतलब होता है लाइफ, तो दीज माइक्रोब्स आर ऑल्सो लिविंग। इनको मारने के लिए वी हैव टू यूज एंटीबायोटिक ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल टीबी पेशेंट्स, सो दे आर इन्फेक्टेड विथ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम। उन बैक्टीरिया को, उन माइक्रोब्स को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड। अब एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होते हैं उनको अगर ठीक से ना लिया जाए तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ठीक से उनका इस्तेमाल ना करना क्या होता है समझिए। एक इंसान को टीबी हो गया, उसको डॉक्टर ने लिख दिया कि भैया आपको ये दवाई लेनी है 6 महीने तक। अभी वो इंसान वो दवाई ले रहा है, 3 महीने में उसको बेहतर महसूस होने लगा कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छा तो है। जबकि हुआ क्या है कि 3 महीने में 90% तक माइक्रोब्स मर चुके हैं, इसीलिए उसको अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन 10% माइक्रोब अभी भी जिंदा है, 10% बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको काफी स्वस्थ महसूस हो रहा है। उसने 3 महीने में ही दवाई बंद कर दी, जबकि डॉक्टर ने उसको 6 महीने प्रिस्क्राइब किया था वो दवाई के लिए। तो अब वो जो 10% बैक्टीरिया बच गए हैं, नेचुरली दे आर द स्ट्रॉन्गर बैक्टीरिया, दैट इज वाई दे सर्वाइव्ड फर्स्ट 3 months ऑफ मेडिसिन कोर्स। अब वो 10% बैक्टीरिया मरे नहीं और आपने दवाइयां लेना बंद कर दिया। अगर आप 6 महीने तक दवाइयां लेते रहते तो वो 10% भी पूरी तरह से मर सकते थे, लेकिन आपने वक्त से पहले दवाइयां लेना बंद कर दिया। तो अब वो 10% बैक्टीरिया धीरे धीरे अपना वापस से नंबर्स बढ़ाएगा, इट विल मल्टीप्लाई एंड व्हेन इट अगेन रिग्रोज, इसकी जनसंख्या बढ़ेगी इनसाइड योर बॉडी, देन फिर बाद में फिर आप बीमार पड़ेंगे। और उस केस में जब आप ये दवाई उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, द सेम ड्रग्स दैट यू यूज्ड अर्लियर that was able to kill the bacteria earlier, the same drugs will not be effective on those bacteria. Such situation is known as antimicrobial drug resistance. So one of the biggest reason behind rising antimicrobial drug resistance is improper use of drugs. Improper use of drugs दो तरीके से होता है। एक तो डॉक्टर ने जितना कोर्स प्रेस्क्राइब किया है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट ना करना। दूसरा, खुद से जाकर के ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद लेना, भैया ये एंटीबायोटिक दे दो। हम लोग ऐसा करते हैं ना। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम बुखार हुआ, हम लोग खुद सभी छोटे मोटे डॉक्टर हैं, तो थोड़ा बहुत दवाइयां हम सब जानते, जा करके दवाइयां खा लो। तो इससे हो जाता है इम्प्रॉपर यूज विल लीड टू पार्शियल किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज एंड दिस पार्शियल किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज में लीड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड इन दैट केस द फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक जो पहले काम कर रहा था हमारी बॉडी के ऊपर, माइक्रोब्स को मार रहा था, दिस विल नॉट वर्क लेटर ऑन। Second, antimicrobial drug resistance can develop through food supply. For example, many times cattle or different animals that are consumed by humans, they are also supplied with several kind of antibiotics. So through these cattle, such antibiotics enter into our body and
for example through egg, milk or meat, and that can also cause antibiotic resistance because जब antibiotics आएगा तो it will start killing some of the bacteria, and then some of the bacteria who survive will evolve, become stronger and make us resistant to such kind of drugs in future. Similarly, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं वो अपना ड्रग डिस्चार्ज थोड़ा बहुत आसपास के वाटर बॉडीज में कर देती हैं, और ये वाटर बॉडीज से होते हुए अगर वो पानी हमारे घरों में पहुंचता है और अगर हम उसको पीते हैं तो इनडायरेक्टली वो फिर मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाता है, एंड दैट कैन मेक अस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो ये सब कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पीछे। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बार हो गया तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि फिर वो दवाइयां हमारे ऊपर फ्यूचर में काम नहीं करेंगी, बिकॉज द बैक्टीरियाज आर नाउ मोर पावरफुल, फंगस और वायरस आर मोर पावरफुल। तो प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं डॉक्टर्स के लिए आजकल कि जैसे जो दवाइयां पहले टीबी के लिए काम कर जाती थी आजकल वो काम नहीं कर रही इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीबी पेशेंट्स आर हैव डेवलप्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सो उनको सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ यानी कि हाइयर कैपेसिटी वाली, हाइयर पोटेंसी वाली मेडिसिन देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, जिसके और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मुद्दा यह है कि एंटीबायोटिक ड्रग्स का ऐसा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल ना हो, बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल हो। इस चीज के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट। तो अलग अलग जगहों पे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में लैब्स खोले गए हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन अ सर्विलेंस ओवर एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लॉन्च किया गया 2017 में विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ मतलब द इकोसिस्टम अराउंड अस, their health is equally important. If anything gets infected, it will have ultimate impact on our life as well. इंडिया रेड लाइन कैंपेन, जिसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन के पीछे स्ट्रिप पे आप देखेंगे इस तरह का रेड लाइन रहता है। दिस रेड लाइन इज अकॉर्डिंग टू इंडिया रेड लाइन कैंपेन एन इंडिकेशन फॉर द फार्मासिस्ट कि ये दवाई आपको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं देनी है किसी को भी। अभी हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, हाल फिलहाल में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे डॉक्टर्स को अर्ज किया है, एक आप कह सकते हैं डायरेक्शन दिया है कि आप पेशेंट्स को एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते वक्त एग्जैक्ट रीजन भी लिख करके देंगे कि आप उनको एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं, कि भैया आपके बॉडी के अंदर ये माइक्रोब्स पाए गए हैं इसलिए मैं आपको एंटीबायोटिक्स दे रहा हूँ। और साथ ही साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे फार्मासिस्ट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया है दैट दे नीड नॉट टू डिस्पेंस एंटीबायोटिक मेडिसिन टू एनीवन विदाउट वैलिड प्रेस्क्रिप्शन। ऐसा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दिया है आफ्टर अ रिपोर्ट केम फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी, जिसने कहा कि इन 71.9% केसेस हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पेशेंट्स को एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करता ही है 71.9% केसेस में एज पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। हॉस्पिटल जाना मतलब टर्शियरी केयर के लिए जाना। प्राइमरी केयर होता है प्रिवेंटिव हेल्थ को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब प्रिवेंटिव केयर, जैसे कि पोलियो के ड्रॉप्स ले लेना, इम्यूनाइजेशन के लिए जाना इम्यूनाइजेशन सेंटर पे। सेकेंडरी हेल्थ केयर छोटे मोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाना कि बुखार हो गया है, खांसी हो गया एंड ऑल। और टर्शियरी हेल्थ केयर व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में जब आप जाएंगे 72% केसेस में पेशेंट इज प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से ज़्यादातर केसेस में, इन मोर देन हाफ ऑफ सच केसेस, आई एम सो सॉरी, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो मैंने प्रोबायोटिक कह दिया। एक्चुअली व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल एज पर दिस एनसीडीसी report, the patient is prescribed antibiotic, and as per this NCDC report, in most of the cases this antibiotic prescription is prophylactic। prophylactic मतलब प्रिवेंटिव। डॉक्टर को पता ही नहीं है कि आपको क्या बीमारी है, क्या एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए या दिया भी जाना चाहिए कि नहीं, बस वो आपको एंटीबायोटिक्स लिख देता है कि भैया ये जाकर के एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दो, ताकि मतलब एक प्रिवेंटिव कि तुम्हें अगर होगा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो तुम बच जाओगे। तो
डॉक्टर जो हैं वो फ्रीक्वेंटली बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। यही हाईलाइट किया है एनसीडीसी ने अपने इस रिपोर्ट में कि अगर हॉस्पिटल गए तो 72% चांसेज हैं कि आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे, और उसमें ज़्यादातर केसेज में डॉक्टर्स उसको प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह दे देते हैं। खांसी आ रही है भैया, इसको एंटीबैक्टीरियल दे दो, एंटीवायरल दे दो। एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन are very frequently used, and in most of the cases they are used in prophylactic manner that can lead to drug resistant superbugs. That is a big problem. And एक बार अगर ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग्स डेवलप हो गए बॉडी के अंदर, देन लेटर ऑन दीज फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स विल नॉट बी इफेक्टिव। और बाद के भी एंटीबायोटिक्स काम करें ना करें वो जरूरी नहीं है। तो जो भी इन्फेक्शंस होंगे बाद में, दे विल बी मोर डेंजरस, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस antibiotic resistance is turning out to be one big reason behind increasing mortality worldwide. As per the report in 2019, 4.95 million deaths could be attributed to drug related infection, multi drug resistance. यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन दिया था, जो दैट वाज ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जापान बिकमिंग फिफ्थ कंट्री टू लैंड ऑन मून। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, उसका एक लैंडर मिशन, कैसे हमारा चंद्रयान 3 था लैंडर मिशन ऑन मून, वैसे ही जाक्सा का लैंडर मिशन, उसका नाम है स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन, हैज लैंडेड ऑन द मून सरफेस। अभी स्लिम का कैसा है कि इसके सोलर पैनल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, सोलर पैनल इज नॉट एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि परहैप्स दे आर नॉट perfectly angled, they have been angled wrong. So currently SLIM is working on the moon surface but only on batteries. देखना होगा आगे उसका ये सोलर पैनल काम करता भी है कि नहीं, बट वट एवर माइट बी द फ्यूचर, सोलर पैनल काम करे या ना करे, with successful precision landing of SLIM on moon surface, JAXA या जापान has become fifth country in the world to have precision landing of a craft on the moon surface. जापान दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसने मून सरफेस पे प्रिसीजन लैंडिंग कराया है। 4 इससे पहले रहे हैं यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना एंड इंडिया ऑफ कोर्स, हाल फिलहाल में हमारा चंद्रयान 3। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अलायंस ऑन ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं ऐसे पासिंग रेफरेंस में आप लिख देना। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई दावोस में इन स्विट्जरलैंड। उसी साइडलाइंस में भारत ने एक नया ग्लोबल अलायंस या इनिशिएटिव शुरू किया, उसका नाम है अलायंस ऑन ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इस अलायंस का मुख्य पर्पस है विमेन एम्पावरमेंट। तो गोल है कि देयर शुड नॉट बी जस्ट विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, देयर शुड बी विमेन लेड डेवलपमेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। Women centric development means bringing many welfare initiatives for women. Women led development means giving leadership role to women, managerial role to women. So if one wants to have true gender equity and equality in society, women centric development is not enough. We need to have women led development. That is the idea behind this initiative जो भारत ने स्टार्ट किया इन दावोस ऑन द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका नाम है अलायंस ऑन ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। इस अलायंस में दुनिया भर के सरकारें और कुछ प्राइवेट एजेंसीज पार्टिसिपेट करेंगी। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था लिडार को लेकर के, पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट लिडार इज नॉट यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन, इट इज जस्ट यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ और डिस्टेंस। सो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। Pakui Wildlife Sanctuary is located in Arunachal Pradesh. That's all from our side for today. Thanks for watching.